हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो लेक्चर में। मैं हूं आपका दोस्त दीपेश गहलोत और हाजिर हूं आपके सामने हमारे देश की एक और नई खबर को लेकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे देश के अंदर फिलहाल की स्थिति में दो सबसे बड़े मुद्दे चल रहे हैं, जिसके अंदर एक बांग्लादेश से हमारे संबंधों को लेकर है और दूसरा हमारे जो इंटरनल मैटर है जो कि पश्चिम बंगाल से रिलेट करता है। पश्चिम बंगाल में हुई एक ऐसी घटना जिससे कि पूरा देश शर्मसार है, एक ऐसी घटना जिसके अंदर अस्पताल में काम करने वाली एक डॉक्टर जिसके साथ दरिंदगी करी गई और उसके परिणाम स्वरूप निकल कर आते हैं हमारे देश के अंदर अलग अलग होने वाले प्रदर्शन। पूरे देश के अंदर अलग अलग राज्यों में, जिलों के अंदर वहाँ के जो डॉक्टर्स होते हैं, नर्सें होती हैं, उनकी तरफ से इस संबंध में प्रोटेस्ट करा गया था। खबर निकल कर आती है कि देश में बंगाल में हो रहे हिंसकों की जो दर्दनाक तस्वीरें हैं वो भी निकल कर आती है। साथ ही साथ इनके संबंध में जितने भी जो आंदोलनकारी इनमें सम्मिलित हुए थे उनके ऊपर पुलिस की तरफ से भी प्रयास करे गए, उनको हटाने का प्रयास करा गया। खबर निकलती है वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर फ्रंट कॉल प्रोटेस्ट मार्च। ओवरऑल जो भी हुआ उससे बड़ा ही एक शर्मसार घटना थी। और इसके बाद हाल ही में अभी खबर निकल कर आई है कोलकाता रेप केस मर्डर हाईलाइट प्रपोजल फॉर द एंटी रेप बेल अप्रूव। उसके बाद दूसरी खबर है बंगाल बर्न टुडे लाइव द अपडेट वेस्ट बंगाल कैबिनेट अप्रूव अ न्यू एंटी बिल। ओवरऑल यहाँ पर आज जो खबर है, आज यहाँ पर खबर निकल कर आई है कि वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल के अंदर जो घटनाएं हो रही हैं, जो एंटी नेशनल घटनाएं हो रही है, जैसे थोड़े समय पहले यहाँ पर जो अलग अलग बांग्लादेशी होते हैं उनकी भी घुसपैठ होती रहती है। साथ ही साथ जो पश्चिम बंगाल की सरकार है, फिलहाल जो टीएमसी की गवर्नमेंट है जिसकी जो मुखिया हैं ममता बनर्जी जी, ममता बनर्जी की तरफ से जो अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है उनका उल्लंघन करते हुए बांग्लादेश के लोगों को हमारी तरफ आने के लिए जो उकसाया गया था। साथ ही साथ संदेश खली जैसी घटनाएं और जो कोलकाता पे जो अभी मर्डर और रेप केस हुआ है, इस संबंध में देखा जा रहा है कि इस पूरे क्षेत्र विशेष के अंदर, इस पूरे राज्य के अंदर ऐसी परिस्थितियां हैं कि वहां की सरकार इसे कुशल रूप से संचालित नहीं कर पा रही है। तो यहाँ पर अब कयास लगाए जा रहे हैं। फिलहाल की स्थिति में यहाँ पर जो द्रौपदी मुर्मू हैं, हमारे जो राष्ट्रपति हैं, माननीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाने के आसार लग रहे हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसको भी आज हम समझने का प्रयास करेंगे। फिलहाल ये कहानी शुरू होती है कोलकाता का एक जो मेडिकल कॉलेज है उसके अंदर, वहाँ में काम करने वाली एक महिला डॉक्टर है, उसके साथ में रेप होता है और रेप के बाद में उनकी जो हत्या कर दी जाती है उसके संबंध में यहाँ पर प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर जो मुख्य व्यक्ति होता है, जो रेप का आरोपी रहता है, हत्या का आरोपी रहता है, उसे तो पकड़ लिया जाता है, पर साथ ही साथ यहाँ पर जो मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल्स होते हैं उन प्रिंसिपल की यहाँ पर हाल ही में इनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। यहाँ पर सबसे पहले जो संदीप घोष जी हैं, संदीप घोष जी जो उस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल थे, उन प्रिंसिपल को यहाँ पर जांच के लिए रखा गया है और खबर निकलती है कि इनको फिलहाल की स्थिति में इनका जो मेडिकल लाइसेंस है उसको रद्द कर दिया है और संदीप घोष के खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में भी जाँच हो रही है। 26 अगस्त को मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का दोबारा पॉलीग्राफी टेस्ट किया गया। इस घोष में सीबीआई को कौन सी बातें बताई गई इसकी जानकारी तो सामने नहीं आई है, पर इससे पहले 24 अगस्त को उनका 4 फेलो डॉक्टर के साथ में एक वॉलंटियर का भी पॉलीग्राफी टेस्ट किया गया था। पॉलीग्राफी टेस्ट होता क्या है, तो सबसे पहले पॉलीग्राफी टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसके अंदर व्यक्ति को थोड़ा सा अनकॉन्शियस कर कर मशीनों के ऊपर ले जाया जाता है और फिर उनके झूठ या सत्यता की जांच करी जाती है कि वो कितना झूठ बोल रहे हैं, वो कितना सत्य बोल रहे हैं। तो अभी उनका पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ है। साथ ही साथ सीबीआई ने 24 अगस्त को घोष के खिलाफ वित्तीय अनियमितता का मामला भी दर्ज किया था और सीबीआई ने यह कार्रवाई कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर करी थी। फर्दर और क्या यहाँ पर खबर निकलती है कि कोलकाता में 9 अस्पताल को ट्रेनी डॉक्टर का शव मिला था। उसके बाद से ही ये पूरी की पूरी घटना चलती आ रही है। अलग अलग क्षेत्र विशेषों के अंदर यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, प्रोटेस्ट को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। ममता बनर्जी की सरकार खुद, ममता बनर्जी टीएमसी की लीडर हैं और वहां पर मुख्यमंत्री के पद पर हैं और वो खुद निकल कर आ रही हैं और जो आरोपी है, आरोपी के लिए मृत्युदंड या फिर जो फांसी की सजा का प्रावधान मांग रही हैं और ये सड़कों के ऊपर कैंडल मार्च निकाल रही हैं। तो इससे क्या प्रदर्शित होता है, इससे तो ये शो होता है कि इनकी सरकार कोई और चला रहा है, सरकार के पीछे किसी और का हाथ है। तो इनकी तरफ से जो भी क्या करा जा रहा है, ये प्रदर्शन करा जा रहा है, ये पूरा का पूरा एक तरीके का बनावटी लग रहा है।
हालांकि जो डॉक्टर के साथ में जो घटना हुई है वो घटना कब हुई, किस तरीके से हुई, उस संबंध में मैंने पहले वीडियो लेक्चर बनाया है, पर अभी इन ब्रीफ जान लेते हैं कि ये कहानी किस तरीके से आगे बढ़ी। 9 अगस्त की बात है। 9 अगस्त को घटना हुई थी। उस घटना के बाद में 10 अगस्त को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यहाँ पर संजय नाम का एक व्यक्ति है उसको हिरासत में लिया और उसने उस बात को कबूल कर लिया कि ये जो गुनाह है मेरी तरफ से करा गया है। 12 अगस्त को यहाँ पर जो आरजी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल है उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। 13 अगस्त को कलकत्ता हाईकोर्ट ने यहाँ पर केस सीबीआई को सौंप दिया था। उसके बाद में 15 अगस्त को हिंसा के बाद देश भर में हड़ताल और प्रदर्शन हुए, जिसके अंदर अलग अलग तरीके से सरकार ने इस प्रदर्शन को भी दबाने का प्रयास करा। 15 अगस्त के बाद 17 अगस्त में यहाँ पर 17 अगस्त को आईएमए के कहने पर देश भर में डॉक्टरों ने हड़ताल करी और सिर्फ आईसीयू और इमरजेंसी वार्ड्स को यहाँ पर चालू रखा गया। यहाँ पर सोचने लायक तो बात यह है कि जितने भी यहाँ पर अधिकारियों द्वारा, जो भी डॉक्टर्स थे, जो भी नर्स थे, उनके द्वारा जब प्रदर्शन करा गया तो हजारों लोगों की उन्मादी हुई भीड़ ने इन डॉक्टर्स के ऊपर हमला कर दिया। तो देखिए, एक सभ्य देश के अंदर, एक राज्य के अंदर यहाँ पर क्या हो रहा है, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है और उसी बीच यहाँ पर कोई अन्य व्यक्ति आते हैं और उनकी तरफ से जो डॉक्टर्स के ऊपर प्रदर्शन कर रहे हैं उनके ऊपर हमला कर दिया जाता है। तो यहाँ पर कुछ लोगों की मृत्यु हो गई थी। हालांकि जो फर्दर यहाँ पर जो अगली चीजें हैं, जो घटनाक्रम है, उसको मैं आपको बता देता हूँ। 18 तारीख को सीबीआई ने मुख्य आरोपी संजय रॉय का मनोवैज्ञानिक टेस्ट किया। साथ ही साथ पूर्व प्रिंसिपल संजय घोष से भी कई घंटे पूछताछ करी। सुप्रीम कोर्ट भी इस केस पर ममता सरकार की लापरवाही मान रही है। क्यों मान रही है? क्योंकि अभी मैं थोड़ा बताता हूं। 20 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने केस में स्वतः संज्ञान लेते हुए मेडिकल प्रोफेशनल की सुरक्षा के लिए 14 सदस्यों की एक टास्क फोर्स को गठित करने का यहां पर प्रावधान करा और 21 तारीख को आरजी मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा का जिम्मा सीआईएसएफ ने अपने हाथों में लिया। अस्पताल में तोड़फोड़ के मामले पर 2 असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर सहित 3 अफसरों को भी यहां पर सस्पेंड कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कोलकाता पुलिस की भूमिका को संदिग्ध बताते हुए कहा कि हमने अपने 30 साल के करियर में ऐसी घोर लापरवाही नहीं देखी। वहीं चीफ जस्टिस ने डॉक्टरों की हड़ताल खत्म करने की भी यहाँ पर अपील करी। अब ऐसा क्यों हुआ? जो उन्होंने कहा कि 30 साल में यहाँ पर मैंने अपने करियर में इस तरीके की चीजें नहीं देखी, क्योंकि डॉक्टरों द्वारा प्रोटेस्ट किया गया। उस प्रोटेस्ट में सरकार को उनको सुरक्षा देनी चाहिए थी। उस सुरक्षा के बदले सुरक्षा तो नहीं मिली, पर जो उन्मादी हुई भीड़ ने उन डॉक्टर्स के ऊपर ही हमला कर दिया। तो ये जो लापरवाही थी, ये ओवरऑल ये साफ साफ प्रदर्शित कर रही है कि इस घटनाक्रम में राज्य सरकार का भी हस्तक्षेप था। शुरुआती तौर पर ममता बनर्जी ने इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में सरकार की तरफ से तो फेस बता दिया कि मैं इस चीज का विरोध करती हूं, पर अंततः उन्होंने इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने में जो भी बोला जाए तो कल्प्रिट हैं, जो भी दोषी है, उनका पूरा का पूरा समर्थन करा। 23 अगस्त को मुख्य आरोपी संजय रॉय को सीबीआई ने हिरासत में लिया और विशेष अदालत में पेश किया। कोर्ट ने उसे 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। तो उसके बाद 24 अगस्त को कोलकाता रेप मर्डर केस से जुड़े 7 लोगों का पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ और मुख्य आरोपी संजय रॉय को जेल में ही पूछताछ करी गई। 25 अगस्त को संजय रॉय का पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान जुल्म कबूला और उसने कहा कि ट्रेनी डॉक्टर के साथ में मुख्य आरोपी के तौर पर उसने ही गुनाह कबूल करा। 27 तारीख को कोलकाता रेप मर्डर केस में ममता सरकार ने इस्तीफा मांगने के लिए छात्र और मजदूर संगठनों ने सचिवालय के नवन्ना प्रोटेस्ट शुरू करा और 28 अगस्त को यहां पर बीजेपी ने ममता सरकार के विरोध में लगभग आधे दिनों का उस क्षेत्र विशेष में भारत बंद का प्रावधान यहां पर करा था। अब इसी बीच में इस पूरे घटनाक्रम में लगभग 20 दिन बाद हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा अब स्टेटमेंट दिया गया और इनके स्टेटमेंट से ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आने वाले समय में ममता बनर्जी की सरकार खतरे में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी मैडम ने कहा है कि मैं घटना को लेकर निराश और डरी हुई हूं। अब बहुत हो चुका है, समाज में इसी घटनाओं को भूलने की खराब आदत है। राष्ट्रपति महोदया ने अपनी तरफ से एक ट्वीट जारी करा था और उस ट्वीट में उन्होंने लिखा है, वुमेन्स सेफ्टी इनफ इज इनफ, राइट प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ऑन द रिसेंट स्पेट ऑफ द क्राइम अगेंस्ट द वीमेन। यहाँ पर मैडम ने कहा है कि पिछली जो राखी है, बीती राखी पर उन्होंने कुछ बच्चों से मुलाकात करी, कुछ लड़के और लड़कियों से बातचीत करी और उसके अंदर उन्होंने बताया कि वहां पर उन बच्चों ने इनसे प्रश्न करा कि ये जो घटनाक्रम हो रही है, घटनाक्रम को कैसे रोका जाएगा, क्या ये घटना सुधर नहीं सकती? तो वहीं पर माननीय राष्ट्रपति महोदया की तरफ से कहा गया कि
कुछ लोगों के सोचने से ये काम नहीं हो सकता। इसके लिए ज़रूरी है कि पूरे समाज को सामने आना पड़ेगा, पूरे देश को एकजुट होना पड़ेगा और ये जो एक मानसिकता बनी हुई है, इस मानसिकता के खिलाफ हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी। जैसे निर्भया रेप केस के बाद में संवैधानिक प्रावधानों में बदलाव करा गया था, वैसे ही अब यहाँ पर कयास लगाए जा रहे हैं कि अभी का जो एक घटनाक्रम हुआ है इसके बाद भी संविधान में कुछ ना कुछ प्रावधान इसके लिए करे जाएं। ऐसी घटनाएं आगे ना हो, इसके लिए सरकार की तरफ से कुछ यहाँ पर प्रयास करी जाए। यहाँ पर राष्ट्रपति महोदया ने कहा है हमें ऐसे अपराधों को भूलना नहीं चाहिए, हमें मिलकर ऐसे आपराधिक सोच का सामना करने की जरूरत है ताकि इससे शुरुआत में ही खत्म कर दिया जाए। हम ऐसा तभी कर पाएंगे जब हम पीड़ित की याद को सम्मान देंगे, समाज को पीड़ित को याद करने की एक संस्कृति तैयार रखें ताकि हमें याद रहे कि हम कहाँ चूके हैं, हमसे यहाँ पर कहाँ गलती हुई है। हमारी बच्चियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है कि हमें उन्हें रास्ते से बाधाएं हटाएं और उन्हें आज़ादी दिलाने में मदद करें। यहाँ पर हमारे देश को आज़ाद हुए 78 साल हो गए हैं, पर वही जो हमारे देश के अंदर एक मूल अधिकार हमें दिया गया है, संविधान के अंदर हमें समानता का अधिकार दिया गया है, वो समानता आज हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर इस प्रकार की जो महिलाएं हैं, या बोला जाए तो ममता बनर्जी जैसी महिलाएं जो एक महिला होते हुए एक महिला राज्य के अंदर खुद के अंदर जो स्वास्थ्य मंत्रालय को लेकर चलती है, गृह मंत्रालय को लेकर चलती है, उनके होते सोते 5 दिन का डिले हुआ, उनके होते सोते डॉक्टरों की भीड़ के ऊपर हमला हुआ, उनके होते सोते इस प्रकार के संदेश खली जैसे घटनाक्रम सिर्फ राजनीतिक चर्चा बनकर रह गए। तो अब यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारी राष्ट्रपति है, उनकी तरफ से कहा गया है इनफ इज इनफ। अब यहाँ पर हम मतलब उनकी तरफ से ऐसे हिंट दिए जा रहे हैं कि आने वाले कुछ समय में ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग जाए। यहाँ पर पश्चिम बंगाल के राष्ट्रपति सीवी आनंद बोस के पास क्या विकल्प है? उनकी जो राष्ट्रपति शासन है बेसिकली राज्यपाल के द्वारा प्रपोज करा जाता है और उसके पीछे कुछ टफ रीजन दिए जाते हैं, कुछ हार्डकोर रीजन दिए जाते हैं कि इन कारणों की वजह से यहाँ पर हम राष्ट्रपति शासन लगाना चाहते हैं। हालांकि ममता बनर्जी द्वारा वहां के राज्यपाल के ऊपर भी बोला जाए तो कुछ मोलेस्टेशन के आरोप लगाए गए हैं। वो कितने सच है कितने झूठ है ये आगे आने वाला समय ही यहाँ पर बताएगा। बेसिकली हम देखते हैं कि ये 2 महिलाएं हैं, एक खड़ी है लड़कियों के सम्मान की रक्षा के लिए और दूसरी खड़ी है उनके सम्मान को गिराने के लिए। अब राष्ट्रपति शासन क्या होता है, कब लगाया जाता है, इसको हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। बेसिकली हमारा देश संविधान के आधार पर चलता है और संविधान के अंदर 2 आर्टिकल हैं। एक आर्टिकल है 355 और दूसरा आर्टिकल है यहाँ पर 356। दोनों के माध्यम से ही राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और राष्ट्रपति शासन लगाने पर क्या होता है, देश में जो स्पेसिफिक क्षेत्र के अंदर राज्य में चुनी हुई सरकार है, उस चुनी हुई सरकार को भंग कर दिया जाता है और केंद्र सरकार का वहां पर डायरेक्ट प्रावधान हो जाता है। केंद्र सरकार डायरेक्टली उसको कंट्रोल करती है। मुख्य तौर पर वहां पर जो राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल ही उस पूरे के पूरे क्षेत्र विशेष के अंदर शासन व्यवस्थाओं को संचालित करते हैं या फिर राष्ट्रपति की सहमति के द्वारा उनकी तरफ से कोई अन्य व्यक्ति को भी उस क्षेत्र विशेष के लिए शासन के लिए अपॉइंट कर दिया जाता है। यहाँ पर 2 आर्टिकल हैं, एक 355 है और एक 356 है। दोनों के माध्यम से ही राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। पर यहाँ पर आंतरिक अशांति या बोला जाए तो युद्ध की स्थिति होती है, बाहरी आक्रमण होता है या अशांति की स्थिति उत्पन्न होती है तो आर्टिकल 355 का प्रयोग करा जाता है। और उसके बाद हमारे इनर क्षेत्र के अंदर बोला जाए तो इन बिटवीन द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, इंडिया की बाउंड्री के अंदर अगर कोई घटना होती है, कोई क्षेत्र ज्यादा सेंसिटिव होता है, वहां पर जो बोला जाए तो अपराधों की प्रवृत्ति बढ़ती है, राज्य सरकार अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने में सक्षम नहीं होती है, तो उसके आधार पर आर्टिकल 356 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति शासन यहां पर लगाया जाता है। अगर राज्य सरकार संविधान के हिसाब से काम नहीं करती है तो राज्यपाल राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट भेजते हैं जिसके अंदर ठोस रीजन बताए जाते हैं कि इन आधारों पर हम राष्ट्रपति शासन को लगा रहे हैं। राज्यपाल की सिफारिश को अगर कैबिनेट की सहमति मिल जाती है तो किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। हालांकि जो राष्ट्रपति शासन होता है वो शुरुआती 6 महीने के लिए लगाया जाता है और उस 6 महीने के बाद में अगर वहाँ की व्यवस्थाएं सुधरती नहीं है तो उसे आने वाले समय में यहाँ पर जो दोनों राज्यसभा और लोकसभा दोनों से इसको एक्सटेंड करवा कर आगे यहाँ पर बढ़ाया जा सकता है।
ठीक है। अब राष्ट्रपति शासन लगने के बाद में राज्य में कौन कौन से बदलाव होते हैं मैंने बता दिया। वहाँ के राज्य से जो चुने हुए सरकार के मुख्यमंत्री होते हैं उनको हटा दिया जाता है, वहाँ की विधानसभा को भंग कर दिया जाता है, वहाँ के राज्यपाल के द्वारा शासन को अपने अंडर ले लिया जाता है, या फिर राष्ट्रपति के द्वारा वहाँ पर किसी व्यक्ति को अपॉइंट कर दिया जाता है। हालांकि वो प्रशासनिक लेवल के अधिकारी होते हैं, उन्हीं के माध्यम से सरकार का संचालन करा जाता है। अब ऐसा होता है कभी कभार क्या होता है कि जो राज्य है, राज्य अपनी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में क्या कर देते हैं, हलफनामा दायर कर देते हैं, अपनी तरफ से अपील लगा देते हैं कि ये जो काम करा जा रहा है, राष्ट्रपति शासन लगाया जा रहा है, ये गलत है। ये राज्य की तरफ से एक उनके पास विकल्प के तौर पर रहता है। तो यहाँ पर जो भी राज्यपाल है, राज्यपाल जब भी राष्ट्रपति शासन लगाएंगे तो उनके पास एक स्पेसिफिक रीजन होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति लगाएगा, राष्ट्रपति के कहने पर लगेगा, तो जब भी राज्य इसके विरोध में उतरेगा तो सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा तो राष्ट्रपति से सवाल जवाब करे जाएंगे, राष्ट्रपति से वो प्रॉपर रीजन मांगा जाएगा कि आपने किन आधारों पर यहाँ पर राष्ट्रपति शासन को प्रपोज करा है। तो यहाँ पर कोई स्पेसिफिक ठोस रीजन होना चाहिए, तभी राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। अदरवाइज ऐसा पहले भी हो चुका है कि केंद्र सरकार ने एक अरुणाचल प्रदेश जो हमारा राज्य है उसके ऊपर राष्ट्रपति शासन लगाया था, पर बाद में जो अरुणाचल प्रदेश की राज्य सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चले गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक वैलिड रीजन ना होने के कारण में राष्ट्रपति शासन को कैंसिल कर दिया था और वहां पर जो चुनी हुई सरकार थी उसे वापस से बहाल कर दिया था। ठीक है। अब यहाँ पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने दिनों के लिए राष्ट्रपति शासन लग सकता है, तो जैसा मैंने बताया शुरुआती समय में एक बार में 6 महीने के लिए लगता है और फिर धीरे धीरे इसे एक्सटेंड करा जा सकता है। इसके लिए लोकसभा और जो राज्यसभा है दोनों से परमिशन लेने की आवश्यकता पड़ती है। अब किस राज्य में कितने दिनों के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, तो सबसे पहले पंजाब के अंदर 302 दिनों के अंदर 302 दिनों के लिए, फिर केरल के अंदर, और फिर आपातकाल के समय में मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने थे तो देश में 16 बार राष्ट्रपति शासन यहाँ पर लगाया गया था, और अलग अलग समय के अंदर अलग अलग क्षेत्रों के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाया गया। फिलहाल हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इनकी जो सरकार है बीजेपी सरकार में पहले अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे 6 साल के कार्यकालों के अंदर 6 साल और 80 दिनों के कार्यकाल में यहाँ पर 4 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। और हालांकि मोदी जी के कार्यकाल में 10 सालों में लगभग 10 बार आर्टिकल 356 का यहाँ पर प्रयोग करा गया है। सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन का प्रयोग उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर करा गया है, और सबसे पहले यहाँ पर राष्ट्रपति शासन की शुरुआत पंजाब राज्य के साथ में होती है। किस राज्य में सबसे ज्यादा बार लगा है, तो उत्तर प्रदेश के पास में ये राष्ट्रपति शासन सबसे ज्यादा बार लगा है। ठीक है। तो ये जो एक आज की न्यूज थी जिसके अंदर हम ऐसा सोच सकते हैं कि आने वाले कुछ समय में जो बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग सकता है, क्योंकि वहां की जो चुनी हुई सरकार है ममता बनर्जी, वो अपने संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वाह करने में यहाँ पर पूरी तरीके से सक्षम नहीं पाई जा रही है। क्योंकि जब देश के अंदर इस प्रकार की एक झंझोड़ देने वाली घटना होती है तो एक महिला होने के नाते सर्वप्रथम उनका कर्तव्य बनता है कि वो उस क्षेत्र विशेष में वहां पर उस मामले को, उस मैटर को शीघ्र समाधान करने का प्रयास करे। पर ये जो महिला है ये समझने का नाम नहीं ले रही। तो अब इनके साथ होता क्या है, क्या भविष्य में इनकी मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छीन ली जाएगी, ये भविष्य का गर्भ ही जानता है। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।